हेलो दोस्तों, चलिए हम अपना फाइनली स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आज हमारा पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ के हम सभी फार्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे ऑल शॉर्ट इन वन शॉट। चलिए पहले हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में हमारा कुछ बेसिक्स लॉ होते हैं जिसको हम देखते हैं। जिसमें पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर क्या होता है, इन ऑल केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें कोई भी मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही हमारा पहला नियम कहता है। एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन से में दो चीज होती है, एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन कहीं पे अगर मोल ऑफ रिएक्टेंट ये और मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होते कभी दोस्तों। मास आपस में बराबर हो सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, पर मोल कभी भी बराबर नहीं होते हैं। और ये जो होता है इसका लिमिटेशन क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रिएक्शंस। ये रेडियो एक्टिव डीके के लिए ये रिएक्शन काम नहीं करती है। उसके बाद आता है हमारा अगला लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये हमारा दूसरा लॉ कहता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सेम कंपाउंड में मास रेशियो ऑफ एटम ऑलवेज सेम रहेगा। कोई सेम कंपाउंड है, उसका जो मास रेशियो का एटम का मास रेशियो होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। कंपाउंड चाहे किसी भी मेथड से फॉर्म किया गया हो, कंपाउंड किसी भी मेथड से फॉर्म किया गया हो, लेकिन उसका जो एटम का मास रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे CaCO3 है, इससे CaO प्लस CO2 बन गया, यहाँ से एक CO2 फॉर्म हुआ, फिर CO प्लस हाफ O2 से भी CO2 फॉर्म हुआ, फिर C प्लस O2 यहाँ से भी CO2 फॉर्म हुआ। इसका जो एवरेज रेशियो आएगा, मास रेशियो, सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको दो नाम है, पहला तो नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट या दूसरा नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरा नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या कहता है, व्हेन डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मासेस। डिफरेंट मास के एलिमेंट को हम फिक्स्ड मास के साथ अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड होता है वो सिंपल रेशियो में फॉर्म होगा। इसका ये कहने का मतलब है, जैसे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का हम रिएक्शन कराते हैं अलग अलग मेथड से, तो इसमें कार्बन को हम फिक्स करके हाइड्रोजन की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो इसका आएगा हमारा एक सिंपल रेशियो आएगा। जैसे 1 to 3 यहाँ पे आ रहा है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा 3 लॉ हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, ओनली 3 एलिमेंट फ्रॉम 3 कंपाउंड। ये 3 एलिमेंट के लिए होता है और 3 कंपाउंड को फॉर्म करता है। उसके बाद आता है हमारा 1 एलिमेंट इज कॉमन इन 2 कंपाउंड ओनली। इसमें तीनों में एक एलिमेंट जो होता है वो कॉमन होता है दो के कंपेयर में। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं C प्लस O2, H प्लस O2, C प्लस H2। इसमें जो होता है O2 यहाँ पे दो चीज कॉमन है दोस्तों। CHO यहाँ पे फिक्स हमारा ऑक्सीजन रहेगा CH के कंपेयर में, और यहाँ पे CO2 12 और 32 के रेशियो में बनेंगे। यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन 12 और 4 के रेशियो में बनेंगे। यहाँ H2O जो है ये 4 और 32 के रेशियो में बनेंगे। इसमें क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है क्योंकि ये नीट के थ्रू से बाहर हो चुका है, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे, 3 कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसमें से एक एलिमेंट जो होता है वो कॉमन होगा 2 के रिस्पेक्ट में। तो उसके बाद हम अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा नोट पॉइंट आता है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहले देख लीजिए, वाटर जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर मोल होता है। डेंसिटी को हम मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चालू हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम देखते हैं क्या है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को जो होता है हम AMU में लिखते हैं, और AMU को हम 1/N 1 ग्राम लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU को 1/Na इसकी वैल्यू होती है ग्राम में, और मोल को हम डायरेक्ट ग्राम में लिखते हैं। मॉलिक्यूल इक्वल टू AMU और AMU इक्वल टू 1/Ma। मॉलिक्यूल को इससे भी बराबर होता है, मॉलिक्यूल AMU के भी बराबर होता है। मॉलिक्यूल जो होता है मोल में अगर Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मोल में Na से मल्टीप्लाई, Na का मतलब है अवोगाद्रो नंबर। मॉलिक्यूल को मोल मतलब मोल है तो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है मोल में Na से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूल्स बन जाता है। नंबर दिया हो तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं भी नंबर दिया गया हो मोल कॉन्सेप्ट तो उसमें से Na से हम जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं 1 AMU इक्वल टू 1.12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। AMU इक्वल टू 1/Na। Na की वैल्यू होता है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻³ तो AMU बराबर 1/Na। तो यहाँ पे 1/Na की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से AMU की वैल्यू निकल जाएगी 1.61 इंटू 10⁻⁻24। या आप दोनों वैल्यू याद रखिएगा। एक तो Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में है, और अगर इसको किलोग्राम में करेंगे तो वहाँ -27 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मोल को फाइंड करने के क्या क्या रूल्स हैं। जैसे यहाँ पे मोल है, मोल को अगर नंबर बनाना है, मोल को नंबर में बनाना है या मोल को वैल्यूम में करना है या मोल को मास में करना है, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे देखते हैं मोल बराबर, मोल का पहला फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मास गिवन मास बाय मोलर मास, अगर मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोल निकालना है, अगर गिवन मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। और मोल दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है,
मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मोल पूछ रहा है, तो n से मतलब n से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। मोल पूछ रहा है और मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोल दिया है, अरे मोल पूछ रहा है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोल यहाँ से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस अगर एसटीपी पे दिया है 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से भी मोल फाइंड हो जाएगा। मोल का एक फार्मूला होता है, ये गैस में एप्लीकेबल है, पीवी इक्वल टू आरटी, ये भी हमारा मोल का एक फार्मूला है। और यहाँ पे आर जो होगा 0.0821 एटीएम में होगा और 8.314 ये जूल का होगा। कहीं पे लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम अगर कहीं में हमने आपको बताया नंबर दिया है तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये n है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन एटम होगा। मॉलिक्यूल्स होगा तो O2 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन लिखा है तो जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्ट O2 से लिखेंगे दोस्तों। अगर एटम दिया है तो सिंगल ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल दिया है तो O2, और फिर डायरेक्ट अगर मॉलिक्यूल्स एटम कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे जो नेचुरल फॉर्म में जिस एटम का एग्जिस्ट करता होगा उसको ले लेंगे। मोल में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। यदि मोल दिया है तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मोल दिया है, मोल से हमको मतलब मोल दिया है, मोल यहाँ पे है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ मास है, यहाँ नंबर है। नंबर दिया है और हमको मोल फाइंड करना है तो हम n से डिवाइड कर देंगे। और अगर मोल दिया है हमको नंबर चाहिए तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसा इन दोनों भी मास और वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। ठीक, वन शॉट में आज हम इसको पूरा देखेंगे दोस्तों। मोल कॉन्सेप्ट का एक भी फार्मूला यहाँ पे नहीं छूटने वाला, सब का सब आपको यहाँ पे मिलेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो अपना मोल हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास ये तो अपना मोल हो गया, इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मॉलिक्यूल्स हो गया। सपोज कोई अगर हमको रिएक्शन दिया गया है, सपोज AX/BY, और इसको हम प्रोडक्ट में ऐसे करेंगे, x आगे आ जाएगा यहाँ पे XA और इसका वाला प्रोडक्ट इस पे चला कि आप रिएक्शन में देखे होंगे ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा और इसका पावर में आ जाएगा, तो XA पावर Y प्लस Y का यहाँ आ जाएगा और पावर इसका X यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अगर ऐसी रिएक्शन दिया है आपको तब वहाँ पे अगर आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ए एटम इन AX/BY मॉलिक्यूल्स, इसमें ए एटम पूछ रहा है तो ए का जो कॉफिशिएंट होगा x जैसे है तो x ले लेंगे, इंटू नंबर ऑफ AX/BX मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ बी एटम का पूछ रहा है तो y ले लेंगे इसका कॉफिशिएंट, इंटू नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स AX/BY ले लेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम इन AX/BY टोटल में पूछ रहा है तो x प्लस y दोनों को ले लेंगे, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX/BY कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX/BY, तो जो समेशन हो जाएगा ZIXI इंटू नंबर ऑफ AX/BY मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है तो ZIXI इंटू नंबर ऑफ AX/BX मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का पूछ रहा है तो A माइनस जेड कर देंगे, A जो होता है हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है, Z जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है, इंटू नंबर ऑफ AX/BX मॉलिक्यूल्स कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इस पर पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको फार्मूले रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक फार्मूला भी एक क्वेश्चन कराएंगे हो जाएगा। जैसे कोई दिया है, सपोज यहाँ पे x है और उसका पावर में a है और इसके यहाँ पे z है, तो a जो होगा इसका एटॉमिक मास नंबर होगा और यहाँ पे इसका z जो होगा हमारा एटॉमिक नंबर होगा। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास नंबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ से अगर हमको a निकालना है तो a बराबर जो होता है p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है, और प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन के बराबर होगा, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो a माइनस p, अगर a जो एटॉमिक मास नंबर है इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे या इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बात एक ही है, तो अगर माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल जाएगी। आगे हम देखते हैं, अगर आयन के फॉर्म में दिया है a प्लस माइनस n की पावर में ऐसे दिया है, अगर यहाँ पे प्लस है तो z इंटू एक्स माइनस n कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस n कर देंगे इंटू AX/BX मॉलिक्यूल जो पिछले फार्मूले में था, और यहाँ पे माइनस n दिया है तो यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे ZIXI में से इंटू नंबर ऑफ AX/BX मॉलिक्यूल्स कर देंगे। टोटल चार्ज जो होता है n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ये जो अपना निकाला है a की पावर प्लस माइनस एक क्वेश्चन में गिवन होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम या आयन इंटू नंबर ऑफ एटम आर आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर का सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम ले लेंगे इंटू नंबर ऑफ एटम्स आर आयन जो दिया होगा। अब सब चीज आप भूल जाइए, आप 2 क्वेश्चन करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में ज्ञान 1.80 ग्राम H2O फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें हमको 1.8 ग्राम H2O में हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको फाइंड करना है। देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। H2O जो होता है, H2O की वैल्यू क्या होती है, H2O का एटॉमिक नंबर होता है 1 इंटू कॉफिशिएंट कितना होगा 2, तो ये हो गया Z, ये हो गया X, तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो गया हमारा Z,
ZIXI ये हो गया। फिर उसके बाद हमको पूछ रहा है इनटू, इनमें क्या दिया है, ग्राम दिया है, तो इसको हमको मोल बनाना पड़ेगा। गिवन मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो मोलर मास H2O का 18 होता है और गिवन मास 1.8 है, 1.8 बाई 18 इंटू नंबर है, ये पूरा नंबर है, तो NA से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पिछला फार्मूला है उसको रिलेट करते रहिएगा दोस्तों, पिछले फार्मूले से ही ये भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/NA। और जो इलेक्ट्रॉन का आएगा वही प्रोटॉन के बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा वही प्रोटॉन के वैल्यू के बराबर होगा। आपको पहले ही बताया, जो इलेक्ट्रॉन होगा वही प्रोटॉन के बराबर होगा, बस न्यूट्रॉन का अलग होता है। और न्यूट्रॉन में क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, तो 1 - 1 ये हो गया Z इंटू 2 कर देंगे, 2 इसका कॉफिशिएंट, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 8, 16 और 8 होता है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, ऊपर 16 नीचे 8, तो 16 - 8 कर देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 16 - 8 इंटू कॉफिशिएंट ऑक्सीजन का 1 है, 16 - 8 इंटू 1 कर देंगे। इसके बाद गिवन मास बाई मोलर मास इंटू नंबर है, तो NA से मल्टीप्लाई, ये अपना आ गया। फिर उसके बाद हम टोटल चार्ज निकालना देखते हैं। 2.4 ग्राम ये दिया है हमको, गिवन मास दिया है, मैग्नीशियम 2 आयन दिया है, इसका टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 का 2 चार्ज ले लेंगे यहाँ पे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये अपना हो गया टोटल चार्ज की वैल्यू। यहाँ पे फार्मूले में देखिए है ना, यन यही होता है, यन जो +2 है यही यन है, तो यन हो गया इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू नंबर ऑफ आयंस, यही आयंस निकाल लेंगे। तो गिवन मास दिया है बाई मोलर मास mg का कितना होता है 24, ये नंबर हो गया, NA से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम, ये ग्राम दिया है अपना, तो गिवन मास दिया है, मोलर मास चाहिए, नाइट्राइड N3 का दिया है, पूछ रहा है। तो N3 का होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 2,5 होता है, नाइट्रोजन का 2,5 होता है, लेकिन N-3 का पूछा है तो इसका 2,8 हो जाएगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू गिवन मास दिया है 4.2 इंटू नाइट्राइड का मोलर मास हो गया 14 इंटू नंबर है, तो NA से मल्टीप्लाई 2.4 NA कर देंगे और NA की वैल्यू रख देंगे, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24, AMU को और भी लिख सकते हैं 1/NA, NA की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, मॉलिक्यूल्स जो होता है AMU के बराबर होता है, AMU जो होता है 1/NA के बराबर होता है। मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इंटू NA भी होता है, मोल को ग्राम में लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है मॉलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये जो होता है 44 AMU के बराबर होता है। AMU ना लिखना हो तो 44/NA ग्राम लिख देना, ये मोल के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा ग्राम। फिर उसके बाद मॉलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 तो ग्राम में लिखेंगे, मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम में लिखेंगे, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम लिखेंगे, ये सब ग्राम के रिस्पेक्ट में है। अगर मॉलिकुलर मास बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल्स का तब AMU लिखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो AMU के फॉर्म होता है, और मोल्स जो होते हैं और मास जो होते हैं ये सब ग्राम के रिस्पेक्ट में होते हैं। और रिलेटिव मॉलिकुलर जो मास अगर आ गया क्वेश्चन में तो उसका कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, मोल के रिस्पेक्ट में ग्राम आएगा, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में AMU आएगा, रिलेटिव मॉलिकुलर के मास में यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं अपना एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास टोटल एटॉमिक मास नंबर इंटू XI, AX A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A2 A3 X3 ऐसे कर देंगे। टोटल आप अपना जो यहाँ पे हमारा वेट परसेंट होगा, मोल परसेंट होगा, आइसोटोप्स जो भी गिवन होंगे वही X1 X2 होता है, तो वही यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉलिकुलर वेट आ गया, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, वही हो गया हमारा एटॉमिक वेट। गिवन होगा, 1 गिवन होगा, 2 गिवन होगा, 3 गिवन होगा, जैसे वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर वेट ऑफ AMU, क्योंकि मॉलिकुलर वेट जो होता है वो AMU में गिवन होगा, कहीं ग्राम में भी गिवन हो तो ग्राम में निकालेंगे, AMU में गिवन होगा तो AMU में निकालेंगे। तो फार्मूला याद रखिएगा A1 X1 प्लस A2 X2 अपान X1 X2, ये X1 X2 जो होता है दोस्तों ये वेट परसेंट कहीं दिया होगा, कहीं मोल परसेंट दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा, तो इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में परसेंट वाइज गिवन होगा, टोटल पहले दो चीज गिवन होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के साइड जोड़ के, पहला का A1 को X1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस A2 को X2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपान X1 X2 जो इसमें वैल्यू होगा वही पुट कर देंगे, फिर उसके बाद अपना डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। और एवरेज मॉलिकुलर वेट का फार्मूला जहां वहां A1 था X1 था, यहाँ पे M1 X1 हो जाएगा प्लस M2 X2 अपान X1 X2, सेम फार्मूला ये भी है। और डेंसिटी अगर दिया रहे तब उसके बाद मॉलिकुलर वेट पूछे तो डेंसिटी इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू ये अपना हो गया टेम्परेचर अपान P, यहाँ पे हो गया प्री अपना हो गया। फिर उसके बाद आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिकुलर वेट जो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। STP जो होता है 273 केल्विन पे होता है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है। ये अपना डेंसिटी, ये अपना रेडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ये अपना टेम्परेचर, ये अपना प्रेशर, DRT। मॉलिकुलर वेट पूछे डेंसिटी दिया रहे तो ये फार्मूला लगा देंगे। वैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। दोस्तों अब बस फार्मूला कोरिलेट कीजिए बस। अब आगे है अगला हमारा इम्पिरिकल फार्मूला, इम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला। इम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है, मिनिमम मोलर रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। मिनिमम मोलर रेशियो मतलब जैसे 2 और 4 है, 2 इन अनुपात 4 है तो 2 से काटेंगे 4 को
1:2, यही इसका मिनिमम मोलर रेशियो होता है। तो इसी को हम कहते हैं इपिलिकल फार्मूला। मोल जो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद आता है हमारा रियल या एक्चुअल सिंपल मोलर रेशियो इन मॉलिक्यूल्स, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मिनिमम मोलर रेशियो इन एटम मॉलिक्यूल्स, ये इपिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इपिकल फार्मूला में ये रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इपिकल फार्मूला। n को अगर वैल्यू निकालेंगे तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन वेट ऑफ इपिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन में 90% गिवन होता है और वेट ऑफ इपिकल फार्मूला हमको फाइंड करना रहता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को यहाँ पुट करेंगे और इपिकल फार्मूला को हम यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी। n की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके बाद यहाँ की n की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे, उसके बाद आंसर निकल आएगा। फिर उसके बाद मास परसेंट ऑफ सैल्यूट अगर पूछे तो वेट पहले का और टोटल वेट इंटू 100, और उसके बाद मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो सेकेंड वाले का वेट अपन टोटल जो अपना वेट होगा इंटू 100 कर देंगे। वेट जो पहला होता है वो सैल्यूट का ज़्यादातर लेते हैं और जो सेकंड होता है वो सॉल्वेंट का लेते हैं। तो अगर x% W/W ऑफ सोल्यूशन कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है x ग्राम सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। x का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर परसेंट का इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो x% W/W का W जो होता है ग्राम में होता है, W ग्राम होगा, W/V होगा तो एक W जो होता है ग्राम होता है, V जो होता है ml में होता है। तो x ग्राम सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका यह मतलब होता है मास ऑफ सैल्यूट x ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस x ग्राम। मॉलिक्यूलर देकर कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूलर मास दिया हो वो मिला लो, आंसर के किसी फार्मूले से मैच करा लो, नहीं तो फिर अपने सीधे फार्मूले से यूज करो। अगर क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूलर मास दिया है, जैसे क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूलर मास दिया, जैसे जो वहाँ मॉलिक्यूलर वेट हमें देके एक फार्मूला पूछेगा तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट उस क्वेश्चन में से जो फार्मूला दिया उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, फिर आंसर में जो दिया है तो उसका उसमें से देख लो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट मैच कर रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्ट करने के लिए। दोस्तों किसी किसी क्वेश्चन में ये बैठ जाता है ट्रिक। यहाँ पे देखिए x को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सैल्यूट हो गया, x ग्राम सैल्यूट प्रेजेंट इन, ये परसेंटेज इसका मतलब 100 होता है, तो प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर v आ गया तो ml हो जाएगा, तो x ग्राम सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे x ml सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे दोनों ml में हो जाएगा, यहाँ पे 1 ml 1 ग्राम हो जाएगा, वहाँ पे दोनों ग्राम में हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम जो होता है हमेशा ml में होता है, डेंसिटी भी जो होता है वो ग्राम पर ml में ही लिया जाता है। उसके बाद आता है मास परसेंट ऑफ सैल्यूट जो होता है 10⁻² ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम होता है, और ppm जो होता है 10⁻6 ग्राम में होता है, सैल्यूट में प्रेजेंट होता है, और ppb जो होता है पार्ट पर बिलियन 10⁻9 ग्राम ऑफ सैल्यूट में प्रेजेंट होता है। तो मास परसेंट मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, फिर ppm मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻6, ppb मास ऑफ सैल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻9। तो इनका एक रिलेशन आ जाता है, ppm जो होता है वो 10⁻4 इंटू मास परसेंट होता है, ppb जो होता है 10⁻7 इंटू मास परसेंट होता है, और ppb और ppm में रिलेशन 10⁻3 इंटू ppm। फार्मूले को आप बस नोट्स बना के फार्मूले के शब्द लिखिए, एक भी फार्मूला यहाँ पे दोस्तों आपको छूटेगा नहीं, सब फार्मूले यहाँ पे इंक्लूड हैं, कोई भी फार्मूला आपका छूटने नहीं पाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट अगर पूछ रहा है तो Na अपान Na प्लस टोटल, मतलब जो मोल अपान पहला का मोल अपान टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दूसरा वाला मोल अपान टोटल मोल, ये अपना हमारा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया। पहला जो हम बताएं ज़्यादा करके केमिस्ट्री में, पहला जो होता है सैल्यूट होता है, दूसरा जो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। तो पहला जो होता है यहाँ मोल ऑफ सैल्यूट अपान मोल ऑफ टोटल सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल ऑफ टोटल सोल्यूशन। तो N1 प्लस N2 ये सोल्यूशन का हो गया, Na जो हो गया मोल ऑफ सैल्यूट का हो गया, N2 जो हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट का हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट इंटू 100 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट को क्या लिखेंगे, Na, क्योंकि सैल्यूट को Na से डिनोट करते हैं, अपान टोटल मोल इंटू 100, ये अपना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट का। जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, सेम x1 अपान x2 इक्वल टू जो होता है N1 अपान N2 के। जो हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालें, जो मोल का रेशियो होगा ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा। और x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो अगर एक भी पता रहेगा तो दूसरे को निकाल लेंगे, जैसे x1 पता है तो 1 माइनस x2 कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे 20% W/W NaOH सोल्यूशन है, तो तो हमको 20% W/W NaOH सोल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है NaOH का क्या होगा। तो 20 अपान 40 कर देंगे NaOH का, क्योंकि सैल्यूट हम निकाल रहे हैं, तो 20 हो जाएगा गिवन मास अपान टोटल मास NaOH का 40, फिर 20 अपान 40 प्लस 80 अपान 18। 80 क्यों किए हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट होगा यहाँ पे टोटल रखना होगा, तो W जो N2 होगा वो सॉल्वेंट होगा, तो 100 माइनस 20 करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे 80, और सेकंड वाला हमारा वाटर रहेगा तो उसका 18 ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि W1 हमारा 20 दिया है, W2 हमारा 80 है, क्योंकि वाटर का तो जैसे हमको ये हमारा सोल्यूट हो गया 20 दिया है, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, सोल्यूट 20 दिया है तो सॉल्वेंट क्या होगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो वही हमारा 80 जो बचेगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। टोटल क्या होगा 100 होगा, तो 20/40 गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास प्लस ये अपना मतलब वही N1 अपान N1 प्लस N2, ये N1 हो गया, ये N1 हो गया, फिर ये N2 हो गया, N2 जो होगा वाटर का होगा, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट जो आता है हमारा यहाँ पे ये मोलैलिटी यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं दोस्तों। मोलैलिटी देखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा मोलैलिटी का फार्मूला आता है। मोलैलिटी जो होता है इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसका सेकंड फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ये kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा फार्मूला आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³। ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, तो सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, सिंपल। अगर डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में आपको मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसको फार्मूला हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन यही तो है, मास ऑफ सोल्यूशन यही तो है, तो मास ऑफ सोल्यूशन अगर हम फाइंड करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम माइनस मास ऑफ सोल्यूट। किसी भी टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको क्वेश्चन में दोस्तों, किसी भी टर्म में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मोलैरिटी ये कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m में रिलेशन का फार्मूला क्या होता है आप देखिए, स्मॉल m ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी इसका इसमें क्या होता है 1000 इंटू कैपिटल M मतलब मोलैरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस फिर मोलैरिटी कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये अपना मोलैलिटी और मोलैरिटी में हमारा रिलेशन हो गया। अगर मोल फ्रैक्शन कहीं दिया है और मोलैलिटी पूछ रही है, मोलैलिटी स्मॉल m और कैपिटल M में देखते रहिएगा दोस्तों, x% ऑफ सोल्यूट इंटू अपान x% ऑफ सॉल्वेंट, x सोल्यूट अपान x सॉल्वेंट इंटू 1000 अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको अलग टाइप से लिखना चाहते हो तो x1/x2 इक्वल टू मोलैलिटी, ये अपना मोलैलिटी हो गया, इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 10⁻³। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। x% W/W गिवन है, अगर x% W/W गिवन है और हमको मोलैलिटी स्मॉल m पूछ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x अपान मॉलिकुलर वेट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 10⁻³ 100 माइनस x कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मोलैलिटी। और x% W/V डेंसिटी के साथ पूछ रहा है मोलैलिटी, तब क्या करेंगे, x बाई मॉलिकुलर वेट, x अपान मॉलिकुलर वेट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, ये अपना मोल हो गया, मतलब मोल डायरेक्ट मोल, x बाई मॉलिकुलर वेट मतलब गिवन, ये अपना मोल हो गया क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 10⁻³ 100 d माइनस x। इन दोनों फार्मूले में बस एक अंतर है, यहाँ पे डेंसिटी लग जाएगा, बस 100 की जगह 100 के बाद डेंसिटी लग जाएगा, वही हमारा फार्मूला। सब नोट करिएगा, एक एक फार्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सब पूछे गए हैं। फिर उसके बाद कैपिटल M का इसका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी जो होता है कैपिटल M से डिनोट करता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको मोलैरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर मास परसेंट x दिया है, डेंसिटी सोल्यूशन d दिया है, तो फाइंड मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी बराबर x, ये हमारा मास परसेंट होता है, इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 100 कर देंगे। x% W/W और डेंसिटी इन गिवन ग्राम पर ml में दिया और मोलैलिटी तब पूछ रहा है, तो मोलैलिटी बराबर x इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट रख देंगे। और W/V अगर दिए के तब मोलैलिटी पूछ रहा है तो x इंटू 10 अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कर देंगे, यहाँ डेंसिटी तब हटा देंगे। उसमें दोस्तों वॉल्यूम मोलैलिटी स्मॉल m में डेंसिटी देखिए, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे जब वॉल्यूम आता था तो यहाँ पे डेंसिटी का मल्टीप्लाई होता था नीचे, और इस फार्मूले में देखिए W/V में डेंसिटी का टर्म हटा देते हैं क्योंकि यहाँ ग्राम मिलाना है अपने को ना। प्योर लिक्विड की ओनली मोलैलिटी डिफाइन होती है दोस्तों, इस कैपिटल M डिफाइन होता है प्योर लिक्विड के लिए। नॉर्मलिटी का टर्म हम तो वैसे देखते हैं रिडॉक्स में, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। नॉर्मलिटी इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन N। नॉर्मलिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी बराबर मोलैलिटी इंटू n फैक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आएगा दोस्तों वही टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। वॉल्यूम का टर्म इन पार्टों में आता है, जैसे W/V%, V/V%, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे। और W/W%, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये सब इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आता तो ये अफेक्ट नहीं होंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम देखते हैं, कोई
एम मास का वी वॉल्यूम का सोल्यूशन है, इसमें ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डाइल्यूशन। इसमें हम कोई वाटर ऐड करते हैं तो इसका मास जाके बाद में M2 हो जाता है और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, V2 बढ़ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। पहले क्या था बाद में क्या है, तो पहले M1 V1 था, बाद में क्या हो गया M2 V1 से V2 होगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट को ऐड कर दिए। तो पहले V1 था अब V2 हो गया, तो M1 V1 इक्वल टू M2 इंटू V1 प्लस V2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सेम वही फार्मूला ये भी है, M1 V1 इंटू M2 सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी है। और एक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल फार्मूला है जो आपको नीट में आ सकता है, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड और 2 बेस। जैसे M1 V1 लीटर एक दिया है, दूसरा M2 V2 लीटर दिया है, इक्वल टू कर देंगे तो V1 प्लस V2 लीटर हो गया। इसका मास हमको पूछ रहा है, मोलैलिटी क्या होगी, इसकी मोलैलिटी पूछ रही है क्या होगा। तो मोलैलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, तो हम पहले का ले लेंगे दूसरे के साथ जोड़ देंगे, पहले दूसरे को दोनों जोड़ देंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा मोलैलिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम ये देखते हैं दोस्तों, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, कोई भी रिएक्शन गिवन हो पहले उसको बैलेंस करो, देखो चेक करो वो बैलेंस है भी कि नहीं है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से मोल बना लो, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, उसके बाद जो भी हमको इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है, जैसे मास दिया है तो उसको हम मोलर मास से डिवाइड करके मोल बना सकते हैं, नंबर दिया है तो उसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करके बना सकते हैं, वॉल्यूम दिया है STP पे 22.4 से हम मल्टीप्लाई करके उसमें मोल बना सकते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करो और उसके बाद हमको गिवन इन्फॉर्मेशन से मोल बना लो। जैसे यहाँ पे कॉफिशिएंट इंटू A दिया है प्लस कॉफिशिएंट इंटू B दिया है, फिर टोटल इसका प्रोडक्ट कॉफिशिएंट इंटू A भी कर दिया है। तो यहाँ पे मोल अपन कॉफिशिएंट, मोल B अपन कॉफिशिएंट इक्वल टू मोल AB अपन कॉफिशिएंट। तो मोल ये अपना मोल हो गया A, मोल A अपन कॉफिशिएंट N, फिर ये बराबर हो जाएगा मोल B के अपन कॉफिशिएंट के, मोल AB ये बराबर हो जाएगा कॉफिशिएंट के। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको ये चारों चीज़ समझ में आ जाएगा क्या है। SO2 प्लस 2H2S ये इसका प्रोडक्ट आएगा 3 सल्फर प्लस 2H2O, ये बैलेंस रिएक्शन हमने लिया है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, मोल H2S, देखिए इसमें मोल H2S 2 गिवन है, मोल ऑफ H2S 2 गिवन है। यहाँ पे हम ध्यान दिए क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे हमको 2 गिवन है, पहले जान लीजिएगा। तो इसमें देखिए हमको जो होता है इसमें स्टोइकियोमेट्री में एक रिएक्टेंट, हमेशा एक रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, चाहे इसकी वैल्यू गिवन होगी चाहे इसकी, क्वेश्चन में एक की वैल्यू गिवन होगी, चाहे SO2 की वैल्यू गिवन हो चाहे हमको H2S की गिवन हो। तो यहाँ देखिए मोल ऑफ H2S 2 गिवन है हमको, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है 2 दिया है, H2S की वैल्यू 2 दिया है हमको क्वेश्चन में पहले से ही। अगर दोनों का वैल्यू गिवन हो तब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाए, इसको हम आगे देखेंगे कैसे इसको करते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक का दिया है फिर हमको प्रोडक्ट का पूछ रहा है तब हम स्टोइकियोमेट्रिक्स करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन हमारा बैलेंस है पहले से ही कर दिए हैं हम। फिर उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन से मोल बनाना है हमको, चलो मोल बनाते हैं। मोल ऑफ H2S, क्योंकि हमको H2S जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसी से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि H2S की वैल्यू गिवन है तो H2S से कंपेयर कराएंगे। तो मोल ऑफ H2S अपॉन कॉफिशिएंट Na, देखिए ये रिएक्शन ये वाला जो दिया है ये वाला ये हो गया, अब बैलेंस है, और मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन H2S हो गया, अपॉन कॉफिशिएंट इसका 2 हो गया। फिर उसके बाद मोल अपॉन S, जैसे इसमें सल्फर का टर्म आ रहा है तो यहाँ पे सल्फर वाला टर्म हम लेंगे, तो मोल ऑफ सल्फर हो गया, इसका कॉफिशिएंट 3 हो गया। तो हमको यहाँ पे H2S की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से 2 गिवन है, मोल ऑफ H2S की वैल्यू 2 गिवन है तो 2/2 मोल ऑफ S, फिर उसके बाद 3, क्योंकि हमको यही क्वेश्चन में पूछा होगा, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो यही पूछा होगा, हम क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है तो सल्फर पूछा है तो सल्फर से ही कंपेयर कराएंगे। फिर उसके बाद हमको मोल ऑफ सल्फर पता नहीं है, 3 इसका कॉफिशिएंट हो गया, तो मोल ऑफ सल्फर जो होगा वो ये 2 कट जाएगा तो 3 मोल के बराबर होगा। तो अमाउंट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा 3 × 32, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 तो 96 ग्राम आ जाएगा हमारा। और 1 रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा इसमें गिवन होती है दोस्तों। उसके बाद आगे हम देखते हैं परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्योर कंपाउंड, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है स्टोइकियोमेट्री के थ्रू जो हमने पीछे बताया, और टोटल मास ऑफ सैंपल ये पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट प्योरिटी आ जाएगा निकल के। अगर कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री से करना है तो हमको रिएक्शन भी गिवन होगा, मोल अपॉन कॉफिशिएंट करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे, फिर इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर सैंपल का वैल्यू हमको गिवन होगा तो हम सेम परसेंट प्योरिटी निकाल लेंगे। परसेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट, परसेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट कुछ भी दिया हो, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंस ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर, कुछ भी परसेंट के टर्म में दिया है, परसेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, जो मास टोटल मास ऑफ एलिमेंट जितने भी मास के एलिमेंट है सबको ले लेंगे, फिर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड जिसका पूछ रहा है उसको ले लेंगे, डिवाइड में इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट निकल आएगा। लास्ट आता है हमारा परसेंट यील्ड।
परसेंटाइल जो होता है एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल या रियल जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन थ्योरेटिकल। इसको थ्योरेटिकल को हम कैलकुलेट करेंगे स्टाइकियोमेट्री के थ्रू, जैसे मोल अपॉन कोएफिशिएंट के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। परसेंटाइल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली अपॉन थ्योरेटिकली इनटू 100। एक्सपेरिमेंटली हमको गिवन होगा और थ्योरेटिकली हमको कंट्रोल करके यहाँ पे निकालना होगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। ये परसेंट प्योरिटी होता है टोटल मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। फिर उसके बाद परसेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट जो होता है टोटल मास ऑफ सैंपल एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ये हो गया इंटू 100। और परसेंटेज जो होता है एक्सपेरिमेंटली अपॉन थ्योरेटिकली इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंट ईल्ड का। उसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हमको यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री में 1 की वैल्यू गिवन होती थी, जैसे S2S की वैल्यू गिवन है या SO2 की गिवन हो, इसको देके इस दोनों में से किसी एक का पूछता था। लेकिन यह लिमिटिंग रीजेंट क्या है, इसमें से दोनों का वैल्यू गिवन होगा, इसका भी गिवन होगा, इसका भी गिवन होगा, तब इसका पूछेगा। इसमें दोनों की वैल्यू गिवन होगी, मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। प्रोसेस सब सेम है दोस्तों, सब बस आप देखिए, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, मिनिमम 2 वैल्यू की रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, दोनों की गिवन होगी, उसमें सिर्फ एक की गिवन होगी, इसमें दोनों की गिवन होगी। फिर उसके बाद मोल अपॉन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। अब मोल अपॉन कोएफिशिएंट जब निकालेंगे दोस्तों, यही एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। जब मोल अपॉन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसमें जो वैल्यू स्मॉल होगी, जो वैल्यू छोटी आएगी मोल अपॉन कोएफिशिएंट निकालने के बाद, उसी वैल्यू को हम एक को लेंगे। जैसे इसकी वैल्यू छोटी आ गई मोल अपॉन कोएफिशिएंट, इसका फिर कंपेयर हम इससे कराएंगे। उसमें क्या रहता था, एक की वैल्यू गिवन रहती थी, दूसरे प्रोडक्ट से जिस प्रोडक्ट का पूछ रहा था उससे कंपेयर करा देते थे। लेकिन इसमें दोनों की गिवन होगी, फिर मोल अपॉन हम फिर क्या करेंगे, उसमें से जिसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट रेशियो छोटा आ जाएगा उसी के थ्रू हम इसका कंपेयर करा देंगे प्रोडक्ट से। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑलवेज कंपेयर विद लिमिटिंग रिएजेंट, वही जो हमारा मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो छोटा वाला आता है उसी को हम LR कहते हैं। LR मतलब लिमिटिंग रीजन कहते हैं उसको। जैसे मोल अपॉन कोएफिशिएंट LR स्मॉल वाला ले लेंगे, उसको कंपेयर करा देंगे मोल अपॉन कोएफिशिएंट अपन फाइनल वैल्यू से, मतलब इस इधर प्रोडक्ट में जिसका पूछा रहेगा उससे कंपेयर कराएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। एटॉमिक वेट हमको दिया है 207 PbO का। ठीक, अब देखते हैं हम इसको। इसमें क्या दिया है, PbO का रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा PbCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। फिर अब बैलेंस हो गया रिएक्शन, PbO प्लस 2 HCl, ये प्रोडक्ट बन गया PbCl2 प्लस H2। रिएक्शन में जैसे पूछ रहा हाउ मेनी मोल लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड का कितना मोल विल बी फॉर्म्ड ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO 6.5 ग्राम ऑफ PbO 3.2 ग्राम ऑफ HCl फॉर्म करता है लेड क्लोराइड। यही पूछ रहा है कितना फॉर्म करता है, ये दोनों मिलके कितना ये बना रहे हैं, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें देखो दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू हमको गिवन है, दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है ना। अब इसमें से हम मोल अपॉन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन PbO की मोलर मास क्या होगा 223 हो गया। यहाँ पे गिवन है लेकिन ये थोड़ा गलत दिया है, 223 हो जाएगा, यहाँ पे हम गलत लिख दिए 223 हो जाएगा। गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन कोएफिशिएंट कितना है PbO का 1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा इसका गिवन मास 3.2 अपॉन मोलर मास HCl का 36.5, इसका कोएफिशिएंट 2, ये हो गया अपना मोल, ये हो गया अपना कोएफिशिएंट, ये अपना मोल, ये अपना कोएफिशिएंट। ये मोल है दोस्तों, ये मोल है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये भी मोल है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों को, इसमें से छोटा वैल्यू इस वाले का आ रहा है, मतलब PbO वाला का वैल्यू छोटा आ रहा है, तो इसके कंपेयर में हम PbCl2 को कंपेयर कराएंगे इसके कंपेयर में। अगर ये छोटा आता तो इससे कंपेयर कराते हैं, लेकिन ये वाला छोटा आ रहा है तो इससे कंपेयर हम कराएंगे। अब इसको भूल जाइए, बस ये इतना ही था। अब LR की कोई जरूरत नहीं, बस LR को यही पता करना था कि कौन छोटा है, किससे हमें कंपेयर करना है। अब LR से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब PbO ले लेंगे अपन, मोल ऑफ PbO ले लेंगे अपन कोएफिशिएंट, मोल ऑफ PbCl2 अपन कोएफिशिएंट। मोल ऑफ PbO कितना दिया है हमको, मोल ऑफ PbO दिया है 6.5, मोल ऑफ PbO कितना दिया है 6.5.223 दिया है, ये अपना मोल हो गया टोटल मोल। अपन कोएफिशिएंट इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों, कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं, इसलिए लिखे नहीं थे। तो मोल ऑफ PbCl2 अपना यहाँ से फाइंड होगी, क्योंकि मोल ऑफ PbCl2 हमको निकालना है। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मोल ऑफ PbO डायरेक्ट 6.5/2223 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो बस इससे याद रखिएगा, इसमें 2 रिएक्टेंट की वैल्यू दे रहती है, उसके बाद प्रोडक्ट से हम कंपेयर कराते हैं। लास्ट टॉपिक आता है तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ U ऑफ H2O2, मतलब पेरोक्साइड में वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो आप 2 दिन फार्मूले याद रखिएगा। मोलरिटी ऑफ H2O2 पूछे तो U/11.2 कर देंगे। फिर उसके बाद ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पेरोक्साइड का पूछे तो 17 μ/5.6 कर देंगे। नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 पूछे तो μ/5.6 कर देंगे।
वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको वॉल्यूम स्टोन को देख सकते हैं। ये जो यू है अपना वॉल्यूम स्टोन को डिनोट करता है। वॉल्यूम स्टोन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वॉल्यूम स्टोन जो होता है वो गिवन होगा और मोलरिटी आपसे पूछेगा तो 11.2 से डिवाइड कर देंगे। और ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड का पूछे तो जो म्यू गिवन होगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करके 5.6 से डिवाइड कर देंगे। और नॉर्मलिटी पूछे और म्यू दिया है तो म्यू से 5.6 से डिवाइड कर देंगे। आगे कुछ फार्मूले और है जो हमने पहले नहीं बताया था, बता रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे देख लिए एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास मास नंबर के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास मास नंबर के बराबर होता है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, ये हमने एटॉमिक मास नंबर पहले ही देख चुका है। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास नंबर ये भी हमने पहले ही देख चुका है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है सम ऑफ एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के, और ये 1 मोल कंटेन करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्राम के। 1 मोल कंटेन करता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इंटू 22.4 एट एसटीपी के बराबर ही कंप्लीट करता है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मूल कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। आगे हम अगला नेक्स्ट चैप्टर अपना गैसेज स्टेट का देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके जरूर जाए।